सुबह उसने बाहर निकलकर देखा, जंगल में जापानी सिपाही कहीं भी नहीं था, कोई भी नहीं था। उसने दरख्त पर से कुछ जंगली फल तोड़कर खाए, एक छोटे से तालाब से पानी पिया और खो में छुपकर पड़ गया। उसका ख्याल था कि अंबर अगर जान बच गई तो वो इसे तलाश करता हुआ वहां जरूर आएगा, मगर जब वो इसके करीब से गुजरने लगेगा तो वो इसे आवाज़ देकर अपने पास बुला लेगा। दूसरी तरफ सुबह हुई तो जापानियों ने अंबर के हाथ रस्सी से पीछे बांधे और जहाज से उतरकर जजीरे के साहिल पर ले आए। उसे एक जगह जमीन पर दो जानों घुटनों के बल बिठा दिया गया और 4 जापानी राइफलों की नाली का रुख अंबर के सर की तरफ कर खड़े हो गए। जापानी कमांडर ने आखिरी बार अंबर से कहा कि अगर तुमने अब भी खजाने के बारे में सच सच नहीं बताया तो तुम्हारी जान बख्शी नहीं हो सकती, नहीं तो ये सारी गोलियां तुम्हारे दिमाग के परखचे उड़ा देंगे। अगर तुम बता दो तो अच्छा रहेगा। अंबर मुस्कुराया और जापानी ज़बान में पहली बार बोला, कमांडर, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि खजाना कहाँ है, इसीलिए कि मुझे मालूम है कि खजाना कहाँ है। जापानी कमांडर ने उसे जापानी जुबान में बातें करते सुना तो बड़ा हैरान हुआ। आगे बढ़कर पूछने लगा, तुमने इतनी रवानी से जापानी बोलना कहाँ से सीखा? अंबर अब खुलकर सामने आ गया था। जापानी कमांडर की आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं दुनिया की हर जुबान बोल सकता हूँ। मैं 2 जुबानें भी जानता हूँ जिनको तुम्हारा बाप भी नहीं जानता। समझ में आई? मैं वो भी जुबानें जानता हूँ। जापानी कमांडर को बहुत गुस्सा आया। उसने पाँव का ठुड्डा बड़ी ताकत से अंबर के मुंह पर मारा। अंबर ने जिस्म को काबू में कर लिया था। जापानी उलटकर दूर जा गिरा। दूसरे जापानी भागकर गए थे। उन्होंने कमांडर को उठाया और कमांडर ने हुक्म दिया, इसे गोली से उड़ा दो। जापानी सिपाहियों ने राइफलों की नालियों का रुख अंबर के सर की तरफ किया, निशाना बांधा और फायरिंग कर दी। 4 राइफलें बैक वक्त चली। 2 धमाके हुए और चाहिए तो ये था कि अंबर के सर के टुकड़े उड़ जाएं। सर कहीं दिखाई ही ना देता, मगर हुआ ये कि चारों की चारों गोलियां अंबर की खोपड़ी से टकराकर टन टन की आवाज़ें पैदा करती नीचे रेत पर गिर पड़ी। अंबर इसी तरह से आराम से रेत पर बैठा रहा। जापानी कमांडर बड़ा हैरान हुआ, फिर सोचा शायद राइफलों का निशाना खता गया है। दूसरी बार हुक्म दिया, राइफलें चली और अंबर के सर से टकराकर नीचे गिर पड़ी। जब तीसरी बार भी वही खेल हुआ तो जापानी कमांडर और दूसरे सिपाही घबरा गए कि ये माजरा क्या है, ये इंसान है या कोई जिन भूत। जापानी कर्नल ने आगे बढ़कर अंबर के सर को पकड़कर इसे घुमाकर देखना चाहा था कि अंबर ने सर को झटक दिया। जापानी तड़प कर दूर जा गिरा। अंबर ने झटका मारकर अपने दोनों हाथ रस्सी से तड़वा कर आज़ाद कर लिया और उठकर खड़ा हो गया। जापानी सिपाहियों ने अपने कर्नल को गिरते देखा तो अंबर पर मशीन गन की फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां अंबर के जिस्म से टकरा टकरा कर नीचे गिरती जा रही थीं। अंबर ने आगे बढ़कर एक जापानी के हाथ से मशीन गन पकड़ ली और इसका रुख जापानियों की तरफ कर गोलियां बरसाने लगा। देखते ही देखते कितने जापानी लोन लहान होकर गिरे और तड़पने लगे। जापानी कर्नल ने जेब से दस्ती बम निकालकर अंबर पर दे मारा। दस्ती बम धमाके से फट गया, मगर जब धुआं छटा तो अंबर अपनी जगह पर वैसे ही खड़ा था। उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता था। अंबर ने मशीन गन का एक और ज़बरदस्त फायर कर दिया। इस बार जापानी कर्नल भी गोली लगने से मर गया। सारे जजीरे के जापानी सिपाही गोलियों की आवाज़ें और बम के धमाके सुनकर वहां भागे आ रहे थे। अंबर एक जगह बड़े सुकून से खड़ा मशीन गन चला रहा था। जापानी भी अंबर पर फायरिंग कर रहे थे और दस्ती बम मार रहे थे, मगर इसको कुछ नहीं हो रहा था। उल्टा अंबर की फायरिंग से जापानी सिपाही गाजर मूली की तरह से कच रहे थे, जमीन पर तड़प तड़प कर ठंडे हो रहे थे। थोड़ी देर में सारे के सारे जापानी सिपाही ढेर हो गए। अब सिर्फ जहाज वाले सिपाही रह गए थे। उधर से भी मुसलसल फायरिंग हो रही थी। अब इन सिपाहियों ने जब देखा कि जजीरे पर दुश्मन ने हमला कर दिया है तो वो कश्ती में सवार होकर जजीरे की तरफ चल पड़े। अंबर एक जगह मशीन गन लेकर छुप गया। जब कश्ती करीब आई तो उसने फायरिंग शुरू कर दी और फिर एक ही वक्त में 2 दस्ती बम मार दिए। जापानी कश्ती समेत समंदर में डूब गए। उधर अमेरिकी कप्तान भी झाड़ियों की ओर से ये सारा ड्रामा देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। जब उसने मैदान साफ देखा तो भागकर झाड़ियों से निकला और अंबर के पास आ गया। अंबर ने चीख कर कहा, अहमक आदमी, जमीन पर बैठ जाओ, फायर आ रहा है। अमेरिकी जल्दी से जमीन पर लेट गया। ठीक उसी वक्त जहाज की जानिब से फायरिंग शुरू हो गई और जापानी कश्ती में बैठकर जजीरे की तरफ आ रहे थे। मैदान साफ हो गया था। किसी जगह एक भी जापानी सिपाही बाकी नहीं रहा था। थोड़ी देर में ऐसा इनकलाब आ गया था कि सारे जजीरे पर कब्जा हो गया। अंबर को जापानी कर्नल पर गुस्सा आ गया। उसने अंबर की बेइज्जती करने की कोशिश की थी। अंबर ने सारी ज़िंदगी ऐसी
तबाही कभी नहीं मचाई थी। जजीरे का साहल जापानियों की लाशों से भरा पड़ा था। अंबर ने मशीन गन फेंककर अमेरिकी से कहा, इन लाशों को समंदर में फेंक दो। अमेरिकी कप्तान बेहद डरा हुआ था। वो अंबर को कोई आसमानी मखलूक या जिन समझने लगा था। उसने अंबर की करामत अपनी आंखों से देख ली थी। जल्दी से उसने अंबर का हुक्म तस्लीम किया और जापानी लाशों को घसीट घसीट कर समंदर में फेंकने लगा। अंबर भी उसके साथ लग गया। जब सारी लाशें समंदर में गिरा चुके तो अमेरिकी ने अंबर की पेशानी चूम ली और कहा, तुम बहुत बड़े देवता हो अंबर। तुमने जापानियों को ख़त्म कर एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसे मैं सारी ज़िंदगी याद रखूंगा। मगर ये तो बताओ कि तुम्हारे जिस्म पर गोली असर क्यों नहीं करती। अंबर ने कहा, यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, इसलिए बेहतर है कि तुम मत पूछो। अमेरिकी ने मुस्कुराकर कहा, खुदा का शुक्र है कि दुश्मन नाबूद हो गया। अब हम सोने का खजाना आपस में बांटकर बड़ी आसानी से यहाँ से ले जा सकेंगे। अंबर ने कहा, मुझे तुम्हारे सोने की ज़रूरत नहीं है। सोना तुम ले जाना, मैं यहाँ से अपने भाई और बहन की तलाश में हिंदुस्तान की तरफ जाऊँगा। अमेरिकी फिक्रमंद होकर बोला, लेकिन अंबर, मैं इस जजीरे से अकेला कैसे निकल सकूँगा? मुझे जापानी जहाज़ की ज़रूरत होगी। अंबर ने कहा कि मैं जापानी बहरी जहाज़ में तुम्हें किसी आबाद जजीरे में उतार दूंगा। तुम वहाँ से अमेरिका चले जाना। मैं आगे नाग और मारिया की तलाश में निकल जाऊंगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। जापानी जंगी जहाज़ छोटा था मगर इसमें ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। अरशे पर दो त्यारा शिकन तोपें और एक तबाहकुन तोप भी लगी थी जिसका गोला आमने सामने किसी भी जहाज़ को तबाह कर सकता था। अंदर वायरलेस सेट भी था, पेट्रोल का बहुत बड़ा ज़खीरा था, गोला बारूद भी था और खुराक भी कई महीनों की पड़ी थी। अमेरिकी कप्तान और अंबर ने सोने का खजाना, जंगी नक्शे कश्ती में लाद कर जहाज़ पर पहुंचा दिए। जजीरा वीरान रह गया था। वहाँ सिर्फ जापानी सिपाहियों की बंदूकें और 2-4 लाशें बिखरी थीं। अंबर और अमेरिकी कप्तान जहाज़ पर सवार हो चुके थे। कप्तान ने जहाज़ के इंजन को चला दिया और कंपास और नक्शे की मदद से जहाज़ का रुख जनूबी अफ्रीका की बंदरगाह की तरफ कर दिया, क्योंकि वो इलाका अमेरिकियों के कब्जे में था। अमेरिकी कप्तान का ख्याल था कि वो सोने का खजाना लेकर वहां उतर जाएगा और फिर वहां से किसी बहुत बड़े महफूज बड़े जहाज़ में सवार होकर वापस अमेरिका पहुंच जाएगा। जहाज़ समंदर में रवाना हो गया। जजीरा आहिस्ता आहिस्ता निगाहों से ओझल हो गया। दूसरे रोज़ अमेरिकी कप्तान ने अंबर से कहा कि खजाने को आधा आधा बांट लेना चाहिए। वो नहीं चाहता था कि अंबर को इसका हिस्सा ना मिले। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए तुम्हारे सोने की ईंट कोई हैसियत नहीं रखती। तुम्हारे लिए यह सोना है मगर हमारे लिए सुनहरी मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, इसीलिए सारा सोना तुम ही ले लो। मुझे अगर मेरे बहन भाई मिल गए तो समझूंगा कि सोना मिल गया है। अमेरिकी कप्तान दिल में खुश था कि चलो अच्छा हुआ है, सारे का सारा सोना उसी के हिस्से में आ गया। ऊपर से वो अंबर को मजबूर करता रहा कि नहीं, तुम अपना हिस्सा ले लो। जब अंबर ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया तो अमेरिकी कप्तान ने सोने की ईंटों को एक दूसरे संदूक में रखना शुरू कर दिया। इस संदूक के गिर्द लोहे की पतरी लपेट दी और ऊपर लिख दिया घर का सामान। यानी ऐसा लगता था कि अमेरिकी कप्तान ने इस संदूक में घर की ज़रूरत का सामान रखा हुआ है। वो नहीं चाहता था कि दोगा देश की बंदरगाह पर किसी को शक गुजरे कि वो संदूक में 20 करोड़ रुपए का सोना लेकर जा रहा है, क्योंकि इस तरह से हुकूमत इसका सारा सोना जब्त कर सकती थी। संदूक को उसने घसीटकर जहाज़ की एक तरफ रख दिया और अब बेचैनी से दोगा देश बंदरगाह का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। यह बंदरगाह उसके हिसाब के मुताबिक वहाँ से 4-5 रोज़ के फासले पर थी। उसने कंपास और नक्शे में देखा, वो बिल्कुल ठीक जा रहा था। दूसरी तरफ एक जापानी हवाई जहाज़ ने जजीरे पर आकर देखा तो मालूम हुआ कि बहरी जहाज़ वहाँ पर नहीं है और जजीरे पर कई एक जगहों पर जापानियों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। समंदर ने भी जापानी लाशों को बाहर फेंक दिया था। उसने पीछे वायरलेस कर सारी सूरत हाल बता दी। पीछे से हुक्म मिला कि समंदर में जहाज़ को तलाश करो। जापानी हवाबाज हवाई जहाज़ लेकर समंदर में उड़ने लगा। उसने दूर दूर तक परवाज़ की। आखिर दूरबीन के जरिए उसने दूर समंदर में एक बहरी जहाज़ को देखा। वो हवाई जहाज़ लेकर जंगी बहरी जहाज़ के ऊपर आ गया। अंबर और अमेरिकी ने जब अपने ऊपर एक जापानी हवाई जहाज़ को देखा तो घबरा गए। अंबर ने कहा, मशीन गन संभाल लो। अगरचे बहरी जहाज़ पर से जापान का झंडा उतार दिया गया था, फिर भी इसकी साखत और बनावट से हवाबाज ने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये इनका अपना जहाज़ है। नीचे से इस पर फायरिंग शुरू हो गई थी। वो समझ गया कि जहाज़ को दुश्मन के कमांडर ने अगवा कर लिया है। उसने भी ऊपर से फायरिंग शुरू कर दी। बदकिस्मती से हवाबाज के पास कोई बम नहीं था। वो बमबारी करने थोड़ी आया था, वो तो महज देखभाल करने वाला जहाज़ था और वहाँ इस पर एक मशीन गन जरूर लगी थी। उसने नीचे फायरिंग शुरू कर दी मगर इसकी फायरिंग से कुछ बिगड़ ना सका था।
अमेरिकी कप्तान बड़ा माहिर निशानेबाज था। उसने त्यारा शिकन तोप का मीना जहाज की तरफ कर एक ब्रस्ट मारा। सारी गोलियां जहाज की टैंकी में जा लगी और जहाज में आग लग गई और एक धमाके के साथ फट गया। अमेरिकी हवाबाज ने मरते मरते पीछे वायरलेस कर दिया कि जापानी जहाज समंदर में फलां जगह पर है और इसे अगवा कर लिया गया है। हवाबाज जहाज समेत समंदर में गिरकर तबाह हो गया, मगर पीछे खबर हो गई थी। अमेरिकी कप्तान ने खुशी से नारा लगाया, वो मारा दुश्मन का जहाज। अंबर ने कहा, फिक्र ना करो, अभी और जापानी जहाज आएंगे। इस हवाबाज ने पीछे इतला जरूर कर दी होगी। अमेरिकी परेशान होकर बोला, नहीं ऐसा नहीं है, हमने इसे वायरलेस करने की मोहलत ही नहीं दी। अंबर बोला, इसे मोहलत की ज़रूरत ही नहीं थी, ये काम तो इसने यहाँ पहुँचते ही कर दिया होगा। देखा जाएगा, हम जहाज़ की रफ्तार तेज़ कर देते हैं, हम जहाज़ का रुख मोड़ देंगे, चाहे जो कुछ कर लो, समंदर में हम अकेले हैं। अंबर का ख्याल 100% ठीक था। जापानी हेडक्वार्टर को अपने अगवाशुदा जंगी जहाज की पूरी खबर मिल गई थी, बल्कि उन्होंने इसको तबाह करने के लिए 2 हवाबाजों को बम देकर रवाना भी कर दिया था। अमेरिकी कप्तान ने जहाज का रुख मोड़ दिया और अब इसने ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से बहुत करीब है, हम वहाँ कल तक पहुँच जाएंगे। सोने की ईंटों ने इस अमेरिकी कप्तान को नीम पागल कर दिया था। वो जिस ऑस्ट्रेलिया को वहाँ से करीब बता रहा था, वो वहाँ से 12 रोज़ के सफ़र पर था। अंबर खामोशी से अमेरिकी कप्तान की दीवानगी और पागलपन को देख रहा था। एक तरह से वो खुश हो रहा था कि जहाज़ का रुख ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ दिया गया है, क्योंकि इस रास्ते में हिंदुस्तान आता था और हिंदुस्तान में ही अंबर ने आकर जाना था, क्योंकि वहाँ उसे नाग और मारिया से मिलने का यकीन था। दिल में अंबर एक बात से ज़रूर परेशान था कि कमबख्त जापानी बमबार हवाई जहाज़ ज़रूर आ जाएंगे और इसके जहाज़ को डुबोने की पूरी कोशिश करेंगे। इनके कान हवाई जहाज़ों की आवाज़ पर लगे थे। अभी तक फिज़ा में किसी अमेरिकी जहाज़ की, किसी भी हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। उसने देखा कि अमेरिकी कप्तान सोने के संदूक को घसीट रहा है। अंबर ने पूछा, इसको कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हो? अमेरिकी कप्तान बोला, मैं इसे नीचे ले जाकर तय खाने में बंद कर देना चाहता हूँ, ताकि अगर जापानी बमबार हमला करें तो ये बच जाए। अंबर ने हंसकर कहा कि दौलत की चमक दमक ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। ज़रा सोचो, जब जहाज़ ही बमबारी से डूब जाएगा, फिर तुम इस संदूक को कैसे बचा सकोगे? अमेरिकी कप्तान ने सर पर हाथ मारा और रोते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, जहाज़ नहीं डूब सकता। मुझे ये सारा सोना लेकर अमेरिका जाना है, मैं अरबपति बन जाऊंगा। मैं अमेरिका की सारी ज़मीनें खरीद सकूंगा, सारे कारखाने खरीद लूंगा, मैं अमेरिका का बादशाह बन जाऊंगा। अमेरिकी कप्तान का सचमुच दिमाग खराब हो गया था। अंबर ने उसे संभाला और झंझोड़ कर कहा, अहमक ना बनो, होश के नहुन लो। अमेरिकी ने जोरदार कहका लगाया, मैं अमेरिका का बादशाह हूँ, मैं जॉर्ज पंजम हूँगा, मैं मलका विक्टोरिया हूँ। अंबर ने उसके मुंह पर एक तमाचा मारा कि उसे होश आए। अमेरिकी कप्तान जोर जोर से रोने लगा, तुम मुझसे मेरा सोना नहीं छीन सकते, तुम मुझसे मेरा खजाना नहीं छीन सकते, मैं बादशाह सलामत से जाकर तुम्हारी शिकायत करूँगा। इतने में दूर से गू गू की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। अंबर खामोश होकर सुनने की कोशिश करने लगा। अमेरिकी कप्तान भी चुप हो गया और कान एक तरफ लगा दिए। आवाज़ अब बहुत साफ हो गई थी। बदबख्त जापानी फिर आ गए हैं, वो मेरा सोना मुझसे छीन कर ले जाना चाहते हैं, मैं इन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा। अमेरिकी कप्तान भागकर त्यारा शिकन तोप पर जा खड़ा हुआ और इसका मुंह आसमान की तरफ कर दिया। अंबर भी दूसरी मशीन गन पर जाकर तैयार हो गया। इतने में दूर से आसमान पर 2 जापानी बमबार हवाई जहाज नुमादार हुए। उन्होंने जापानी जहाज को देख लिया था। एक एक करके जहाज़ों ने गोता लगाया और नीचे आकर जापानी जहाज को बड़े गौर से देखा और फिर ऊपर उठते हुए एक बम गिरा दिया। दोनों बम जहाज से कुछ फासले पर गिरे। उनके फटने से समंदर में एक तूफान आ गया। समंदर की लहरों ने जहाज को एक तरफ झुका दिया। अंबर और अमेरिकी कप्तान ने फायरिंग शुरू कर दी। बमबार जहाज दूसरी बार गोते में आए। अंबर ने गन का मुंह एक तरफ कर ब्रस्ट मारा। जहाज के पंखड़ पर गोलियां लगी, पंखा टूट गया। जहाज ने एक झटका खाया और इसकी नाक से धुआं निकला और फिर वो लड़खड़ाकर समंदर में बमों समेत गिर पड़ा। समंदर में गिरते ही सारे बम फट गए और जहाज के पड़खचे उड़ गए। दूसरा जहाज बम लेकर गोते में आने ही लगा था कि अमेरिकी कप्तान का निशाना ठीक लगा। गोलियां जहाज की टैंकी के पड़खचे उड़ा गई। पेट्रोल में आग लग गई और इसके साथ ही जहाज फिजा में एक धमाके के साथ फट गया। अमेरिकी कप्तान खुशी से नाचने लगा और नाचते नाचते वो बेदम होकर जहाज के अर्शे पर गिरा और बेहोश हो गया। अंबर उसे उठाकर नीचे कैबिन में ले आया और बिस्तर पर लटा दिया। सारी रात अमेरिकी को बड़ा तेज बुखार रहा। खुशकिस्मती से जहाज में हर किस्म की दवा मौजूद थी। सुबह अमेरिकी की हालत काफ़ी बेहतर थी। उसने आंखों ही आंखों में अंबर का शुक्रिया अदा किया और इसका हाथ थाम कर कहा, तुम एक अजीम इंसान हो अंबर, मैंने अगर कोई बदतमीजी की है तो मुझे माफ़ कर देना। मैं एक दुनियादार लालची इंसान हूँ,
तुम इन बातों में बहुत बुलंद हो। अम्बर ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, इंसान की कमजोरियों से मैं खूब वाकिफ हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा कहना मानो और फैसला कर लो कि सोने की ये सारी ईंटें तुम किसी गरीब मुल्क के हवाले कर दो, ताकि वो इस दौलत की मदद से अपने गरीब अवाम की हालत बेहतर करें, उन्हें भूख से बचा सकें। अमेरिकी कप्तान एकदम से उठकर बैठ गया। हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं जान की बाजी लगाकर इस दौलत को यहाँ तक लाया हूँ, मैं इसे कैसे किसी दूसरे के हवाले कर सकता हूँ? ये मेरी दौलत है, मैं ही इसका मालिक हूँ। अंबर समझ गया कि अमेरिकी कप्तान को समझाना बेकार है। वो इसे बिस्तर पर छोड़कर ऊपर अर्शे पर आ गया। शाम हो रही थी। रात का अंधेरा समुद्र पर फैल रहा था। वो कुछ देर अर्शे पर ठंडी हवा में आराम करता रहा। फिर जब रात का अंधेरा फैल गया तो नीचे आ गया। उसने देखा कि अमेरिकी कप्तान अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। उसने उसके कैबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने कैबिन की तरफ आ गया। अपने कैबिन में आकर उसने बत्ती गुल की और बिस्तर पर लेट गया। उसके बिस्तर के साथ ही जहाज़ की दीवार पर शीशे की गोल खिड़की थी, जिसमें से आसमान पर फैले हुए सितारे साफ नजर आ रहे थे। अंबर ने अपना चेहरा शीशे के साथ लगा दिया। रात सितारों के फनूर से हल्की हल्की रोशन थी। इस रोशनी में समुद्र की लहरें भी दिखाई दे रही थीं। अंबर ने अचानक महसूस किया कि दूर एक सितारा बहुत ज्यादा चमक रहा है। उसने सोचा कि यह जरूर सितारा मरीख है, क्योंकि यही सितारा आसमान पर बहुत ज़्यादा चमका करता है। उसने सितारे की तरफ गौर से देखना शुरू कर दिया। उसे महसूस हुआ कि ये सितारा बड़ा हो रहा है। अंबर बिस्तर पर उठकर बैठ गया और पूरी तवज्जो से इस रोशनी को देखने लगा। ये रोशनी बार बार जल बुझ रही थी। अंबर ने आंखें मलकर बड़े गौर से देखा तो इसे महसूस हुआ कि ये सितारे की रोशनी नहीं, बल्कि किसी बड़ी जहाज़ की रोशनी है, जो बार बार जल बुझ रही है और जैसे कि सिग्नल दे रही हो। अंबर जल्दी से दूरबीन लेकर डेक पर आ गया। उसने दूरबीन आंखों से लगाई और रोशनी की तरफ देखा। अब रोशनी के साथ साथ किसी जहाज का मस्तूल नजर आने लगा था। अंबर जल्दी से नीचे गया और अमेरिकी कप्तान को जाकर बेदार किया, जल्दी से ऊपर चलो, कोई जहाज आ रहा है। अमेरिकी कप्तान हड़बड़ाकर उठा और आंखें मलता घबराया हुआ डेक पर आ गया। उसने दूरबीन लगाकर देखा, एक जहाज समंदर में रोशनी डालता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक जहाज की रोशनी बुझ गई। अब सितारों की रोशनी में जहाज साफ नजर आने लगा। ये एक छोटा सा जहाज था। मेरा ख्याल है कोई मुसाफिर जहाज है, अंबर ने कहा। अमेरिकी कप्तान बोला, मुसाफिरों का जहाज रोशनी नहीं फेंका करता। ये रोशनी किस लिए फेंक रहा था? अंबर ने पूछा, क्योंकि इसे मालूम था कि अमेरिकी कप्तान को बहरी जहाज़ों के बारे में ज़बरदस्त तजुर्बा है। और अमेरिकी कप्तान ने कहा कि जहाँ तक मेरा ख्याल है ये कोई जर्मन तबाहकुन जहाज़ है और रोशनी डालकर ये समंदर की मछलियों को करीब बुला रहा है। वो किस लिए? अमेरिकी कप्तान ने कहा, ये लोग जदीद आलात की मदद से मछलियों के जरिए समंदर के नीचे दुश्मन की आबदोश का पता चला लेते हैं। तो फिर तुम्हारा अब क्या ख्याल है? क्या तुम्हारी एक तोप इस जहाज को समंदर में डुबो सकेगी? क्यों नहीं, मैंने समंदर के नीचे ऐसे कितने जहाज ताड़ो पैठ मारकर तबाह किए हैं। मैं एक माहिर जंगबाज हूँ। अब तुम मेरा कमाल देखना। अंबर खामोशी से एक तरफ बैठ गया और जंगी जहाज को करीब आते देखने लगा। अभी जहाज काफी दूर था। उसने शायद इन जहाज को देखा नहीं था, क्योंकि एक दो बार इसने समंदर में रोशनी डाली। अमेरिकी कप्तान एकदम से एक माहिर कप्तान के रूप में नुमादार हो गया। उसने तोप की नशस्त मुकर्रर करने से पहले दूरबीन से जर्मन जहाज को गौर से देखा। रजिस्टर पर उसका फासला और जाविया लिखकर उसका सही हिसाब निकाला। इस हिसाब से तोप की नाली को फिट किया और इस पर 200 पाउंड वजनी खौफनाक गोला डाला। ये गोला आमतौर पर किसी बड़े जहाज को तबाह करने के लिए फेंका जाता है। इतने बड़े गोले से तोप फट जाएगी। अमेरिकी ने कहा, तुम खामोश रहो दोस्त, तुम नहीं जानते। अंबर खामोश हो गया। जहाज अब करीब आ गया। अब इस जहाज ने भी जापानी जहाज को देख लिया था। उसने धमाके के साथ एक गोला दाग दिया। ये कुछ फासले पर समंदर में फट गया। उसके बाद जर्मन जहाज ने 2-3 गोले ऊपर तले फेंक दिए। इस दौरान में छोटी मशीन गन का फायर भी आने लगा। गोलियां अंबर के आसपास डेक पर तरह गिरने लगी। अमेरिकी कप्तान की तोप पर भी गोलियां लगी। अब वो तोप को तैयार कर चुका था। उसने आखिरी बार दूरबीन लगाकर निशाना देखा और बटन दबा दिया। दाएं की आवाज के साथ ही तोप में से गोला निकलकर जहाज की तरफ गया। सारा जहाज एक बार तो गोले के झटके से हिल गया। गोले का निशाना बिल्कुल दुरुस्त लगा। ये गोला जर्मन जंगी जहाज की चिमनी के ठीक ऊपर जाकर लगा और इसके अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर वो इंजनों के दरमियान जाकर भयानक धमाके से फट गया। उसके फटने से जहाज का बॉयलर भी फट गया और बॉयलर के फटने से जहाज उछला और इसमें आग लग गई। आग के लगते ही जहाज में रखा हुआ गोला बारूद का जहीरा फट गया और इसके साथ ही सारा जहाज फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया, समंदर में गर्क हो गया। इस जहाज के किसी शख्स को इतनी मोहलत भी ना मिल सकी कि वो अपना बचाव कर सकता।
जहाज को गर्क होता और शोलों में बरकता देखकर अमेरिकी कप्तान पागलों की तरह उछलने और नाचने लगा। वैसे निशाना उसने बड़े कमाल का लगाया था। ये इसकी महारत थी कि एक गोले को इसने ऐसे जाविये पर फेंका कि वह सीधा जहाज की चिमनी के अंदर जा गिरा और फट गया। अंबर ने इसकी निशाने की तारीफ की और कहा कि अगर वो गोला ना फेंकता तो इसकी और इसके सोने की खैर नहीं थी। अमेरिकी कप्तान अपनी कामयाबी पर बड़ा खुश था। उसने देखते देखते मैदान मार लिया था। नीचे जाकर उसने एक बार फिर सोने के संदूक को खोल कर देखा। सोने की ईंटों को चुम्मा आंखों से लगाया और संदूक बंद करके उसके गिर्द टीन की पतरी चढ़ाकर वापस अपने कैबिन में आकर सोने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों से नींद गायब थी क्योंकि इसका दिमाग परेशान था। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि क्या वो इतना सारा सोना, इतनी सारी दौलत लेकर अपने घर सही सलामत पहुंच सकेगा। यह तो खुदा को ही मालूम था कि अगर वो घर पहुंचेगा भी या नहीं। रात गुजर गई और दिन की रोशनी समुद्र में फैल गई। रात को जिस जर्मन जहाज को अमेरिकी कप्तान ने गोलाबारी कर गर्क किया था, उसने बड़े इत्मीनान से पीछे वायरलेस कर दिया था कि जनूबी समंदर में इतनी डिग्री और इतने फासले पर एक जापानी छोटा जहाज हम पर गोलाबारी कर रहा है। हम इसे गर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इस जहाज की चिमनी में गोला गिरा तो इसने जल्दी जल्दी पैगाम दिया, हेलो हेलो चार्ली, हमारे जहाज की चिमनी में बम गिरा है, जहाज गर्क होने वाला है। पीछे जर्मन हेडक्वार्टर में जब उसके बाद कोई पैगाम ना मिला तो वो समझ गए कि उनका जहाज गर्क हो गया है। उन्होंने समंदर की समत और डिग्री नोट कर ली थी। बस उसी वक्त 4 खौफनाक किस्म के जर्मन बमबार जहाज़ों को जापानी जहाज की खबर लेने के लिए रवाना कर दिया गया। जर्मन बमबारों को हदायत कर दी गई थी कि जब तक जापानी जहाज पूरी तरह से समंदर में गर्क ना हो जाए वापस ना आए। अंबर और अमेरिकी कप्तान ने दोपहर का खाना खाया, फिर ऊपर डेक पर आकर ठंडी हवा में आराम करने लगे। अमेरिकी सोने की बातें कर रहा था। अंबर उसे समझा रहा था कि सोने की हवस में हजारों इंसान पागल हो गए हैं और मर खप गए हैं, मगर सोना उन्हें कभी नहीं मिल सका। अमेरिकी हंस रहा था और यही बार बार कहता, तुम खुदा जाने किन लोगों की बातें कर रहे हो। देख लेना, मैं इस सारे सोने के खजाने को साथ लेकर अमेरिका पहुंच जाऊंगा। और इतने में एक बार फिर अंबर के कान खड़े हो गए। उसने कान लगाकर हवा में कुछ सुनने की कोशिश की। अमेरिकी कप्तान भी कुछ फिक्रमंद सा हुआ, बोला, क्या है? अंबर ने कहा, वही जो पहले था। क्या? अमेरिकी कप्तान ने घबराकर पूछा। हवाई जहाज़ों की आवाज़। इस बार आवाज़ ज़्यादा है। मालूम होता है कि ज़्यादा हवाई जहाज़ आ रहे हैं। अमेरिकी कप्तान दूरबीन लेकर फिजा में तकने लगा। क्या खबर ये हमारे अपने जहाज़ों? खुदा करे, मगर मुझे उम्मीद नहीं है, अंबर ने कहा। अमेरिकी कप्तान ने दूरबीन आंखों से लगा रखी थी। अचानक वो घबराकर बोला, ये तो जर्मन बमबार हैं। 1-2 नहीं, पूरे 4 हैं। अंबर ने उठकर त्यारा शिकन गन संभाली और अमेरिकी भी दूसरी गन पर चला गया। जर्मन बमबारों ने जहाज को देख लिया था। उन्होंने गोता लगाने की बजाय दूर से जहाज पर रॉकेट फेंके और एक रॉकेट जहाज के मस्तूल पर लगा, जिसने उसका ऊपर का हिस्सा उड़ा दिया। गन ने हवा में गोलियां बरसाना शुरू कर दी, मगर किस्मत अमेरिकी कप्तान का साथ छोड़ चुकी थी। जर्मन बमबारों ने बारी बारी गोता लगाकर एक बम जहाज पर फेंक दिया। जहाज के कई टुकड़े हो गए और वो अमेरिकी के सोने के संदूक के साथ ही समंदर में गर्क हो गया। अमेरिकी कप्तान और अंबर एक तख्ते पर चढ़ने पर कामयाब हो गए। बमबार वापस चले गए थे। अब समंदर में सिर्फ एक तख्ता था जिस पर अंबर और अमेरिकी कप्तान गीले चूहों की तरह से बैठे थे और दूर दूर तक सिवाय समंदर की उभरती लहरों के कुछ नहीं था। आदमखोरों का जजीरा। सारी रात समंदर में तख्ते पर गुजर गई। अमेरिकी का तो बुरा हाल था। एक तो इसे करोड़ों रुपए के सोने के डूब जाने का गम था, दूसरे अपने जान की फिक्र पड़ गई थी। कोई पता नहीं था कि अब जान बचती है कि नहीं। अंबर तख्ते पर खामोश बैठा था। हजारों साल से उसकी जिंदगी मुसीबतें और तकलीफें बर्दाश्त करते गुजरी थी। वो मुसीबतों का आदी हो गया था। वैसे भी उसे यकीन था कि अभी मौत उसकी किस्मत में नहीं है। उसे यकीन का एहसास भी नहीं होता था। वो सारी जिंदगी समंदर में डूबकर भी गुजार सकता था। अमेरिकी ने आधी रात को अंबर से कहा कि हम लोग जिंदा बच जाएंगे। मेरा मतलब है कि क्या मैं जिंदा बच जाऊंगा? अंबर ने कहा, हमें खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जिंदगी में मुसीबत का वक्त आता ही रहता है। इंसान वही होता है जो मुसीबत के दिन सब्र, शुक्र और हौसला मंदी से काम ले। अमेरिकी कप्तान ने कोई जवाब न दिया। शायद उसने कुछ कहा, मगर इसकी आवाज़ समंदर की लहरों के शोर में दब कर रह गई। तख्ता काफ़ी चौड़ा था और इसको समंदर की बड़ी बड़ी लहरें कभी ऊपर उठा रही थी और कभी नीचे ले जा रही थी। समंदर में तूफान तो नहीं था, मगर फिर भी समंदर खामोश और पुरसुकून भी नहीं था। सारी रात इसी तरह से गुजर गई। दिन चढ़ा तो उन्होंने देखा कि दूर ज़मीन का किनारा नजर आने लगा है। अमेरिकी कप्तान के चेहरे पर जिंदगी के आसार आ गए। ज़मीन
अंबर ने दूर ज़मीन के काले काले किनारे को देखा और इसका तख्ता जजीरे के करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि वहां किनारे किनारे भूरे रंग की चट्टानें चट्टानें फैली हुई हैं। सिर्फ जजीरे के बीच में कहीं कहीं दरख्तों का झुंड नजर आ रहा था। ये दरख्त छतरी नुमा थे और नीचे से ऊपर तक फैले चले गए थे। अंबर ने कहा, खुदा का शुक्र है इस समंदर से तो निजात मिली। अमेरिकी कप्तान ने जजीरे की तरफ नजरें जमा रखी थी। बोला, खुदा जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। काश हम सोना लेकर किसी दूसरी तरफ निकल जाते। हाय मेरा करोड़ों का सोना। वो फिर सर पर हाथ मारने लगा और रोने लगा। ऐसा लगता था कि सोने के छिन जाने से वो दीवाना हो गया है। अंबर ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। पागल हो गए हो क्या? होश करो, जिंदगी में दौलत ही सब कुछ नहीं होता। अमेरिकी कहने लगा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। मगर अभी तो तुम जमीन की शक्ल देखकर बड़ा खुश हो रहे थे। हाँ, मैं इसलिए खुश हो रहा था कि मैं जमीन पर जाकर मरना चाहता हूँ, समंदर में डूब कर नहीं। अंबर इस अमेरिकी की बातें सुनकर आजिज आ गया था। कैसा अहमक आदमी है, दौलत छिन जाने से दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। तख्ता जजीरे के साहिल से जा लगा। अंबर ने साहिल की रेत पर उतरकर अमेरिकी को भी सहारा देकर नीचे उतारा। वो दोनों रेत पर लेट गए। ठंडी ठंडी ज़मीन के सीने पर लेट कर वो बड़े खुश हो रहे थे। अंबर इसलिए खुश हो रहा था कि उसे ज़मीन से मोहब्बत थी और अमेरिकी इसलिए कि वो समंदर की मौत से बचना चाहता था। इसे इस ख्याल से खौफ आता था कि उसकी लाश की वो मछलियाँ खा रही हैं। कुछ देर आराम करने के बाद अंबर ने उठकर जजीरे का जायजा लिया। वहाँ भूरे रंग की छोटी छोटी पहाड़ियाँ और टेले दूर तक फैलते चले गए थे। अब वो जजीरे के साथ आग लगे। वो वहाँ से उतरे और जजीरे के अंदर आ गए। अमेरिकी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अंबर उसे साथ लेकर नहीं जाना चाहता था। वो इस जजीरे को चेक करना चाहता था, क्योंकि जब से सोना गर्क हुआ था इसकी हालत दिमागी ठीक नहीं थी। वो अपने आप हंसने लगता था और कभी अपने आप रोने। मगर जब अमेरिकी ने बहुत मजबूर किया तो अंबर उसे साथ लेकर जजीरे के अंदर दाखिल हो गया। वो इस तरफ चल दिए जिधर दरख्तों के झुंड थे। जमीन पर रेतीली और बड़बड़ी थी, झाड़ियाँ कांटेदार थीं। जहाँ दरख्तों का जखीरा शुरू हुआ, अंबर उसे साथ ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि जब से सोना गर्क हुआ था उसकी दिमागी हालत नहीं थी ठीक। वो कभी अपने आप हंसने लगता और कभी अपने आप रोने लगता। मगर जब अमेरिकी ने बहुत मजबूर किया तो अंबर उसे साथ लेकर जजीरे के अंदर दाखिल हुआ। वो इस तरफ चल दिया जिधर दरख्तों के झुंड थे। जमीन रेतीली और बड़बड़ी थी, झाड़ियाँ कांटेदार थी। जहाँ दरख्तों का जखीरा शुरू हुआ वहाँ जमीन पर हरी हरी ऊंची घास उगी थी। दोनों घास में दाखिल हो गई। यहाँ एक पग डंडी थी जो घास के बीच में थी, बल खाती। अंबर ने रुककर कहा, यहाँ जरूर कोई कबीला आबाद है, वगरना ये पग डंडी कभी ना होती। अमेरिकी ने कहा, खुदा करे कि आदमखोर लोग और हम दोनों को हड़प कर जाएं। अंबर ने उसे डांटा कि तुम्हारा दिमाग चल गया है, खामोश रहो। अमेरिकी ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। अंबर ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे नीचे गिरा दिया। मगर जजीरे में आबाद कबीले के एक चौकीदार को खबर हो गई थी कि ये एक तांगा आदमखोर कबीला था जो बाहर से आने वालों के सर काट कर उन्हें भून कर खा जाता था। यह नानका चौकीदार एक दरख्त पर बैठा पहरा दे रहा था। उसने जो एक इंसान के रोने की आवाज़ सुनी तो चौंक कर नीचे देखा। जरा फासले पर उसे दो इंसान नजर आए। उसने छलांग लगा दी और कमान में तीर जोड़कर उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अंबर ने अमेरिकी को बड़ी मुश्किल से चुप करवाया और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए। अचानक एक तीर अंबर की पीठ से जा टकराया। ये आदमखोर नानके की बदकिस्मती थी कि उसने अंबर का निशाना लिया था। मगर अगर वो अमेरिकी को निशाना लगाता तो वह अब तक जमीन पर गिरा तड़प तड़प कर ठंडा हो गया होता। अंबर ने तड़प कर पीछे देखा। एक आदमखोर वैशी जिसकी काली दाढ़ी गर्दन तक बड़ी थी, तीर कमान लिए सामने खड़ा था। अंबर ने अमेरिकी से चीख कर कहा, जमीन पर लेट जाओ। अंबर ने साथ ही उछलकर आदमखोर वैशी को दबोच लिया। वैशी ने तीर कमान फेंक कर हाथ में खंजर खींच लिया। दोनों में गुत्थम गुत्था हो गए। आदमखोर ने खंजर के कई एक भयानक वार किया। उसका ख्याल था कि इतने खंजर लगने से कोई शख्स भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जब अंबर के जिस्म पर खंजर यूं लगे जैसे पत्थर पर लग रहे हो तो वैशी घबरा गया। उसने अंबर की तरफ देखा। अंबर ने उसकी जुबान में कहा, मैं तुम्हारा देवता हूँ। इतना सुनकर आदमखोर बेहोश हो गया। अंबर ने उसके खंजर से उसका काम तमाम कर दिया। अमेरिकी ने कहा, तुमने गलती की, इसे मार डाला। हम इसे पूछताछ कर पता कर सकते थे कि बाकी के लोग कहाँ हैं। अंबर ने कहा, ओह, ये बड़ी आसानी से चीख मारकर दूसरे लोगों को खबरदार कर सकता था। मैंने इसे इतनी मोहलत ही नहीं दी कि अगर इसे यकीन होता कि इसका खंजर मुझे हलाक नहीं कर सकेगा तो ये चिल्लाकर सारे कबीले वालों को यहाँ जमा कर देता और फिर मेरे लिए कम से कम तुम्हारी जान बचाना मुश्किल होता। क्या ये लोग आदमखोर हैं? अंबर बोला, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि इन जजीरों में बसने वाले सब्जी खोर नहीं होते। वो गोश्त खाते हैं और वो भी इंसानों का।
अमेरिकी ने कहा कि मैं इन लोगों से मुकाबला करूंगा, मैं इन सबको निस्तो नबूद कर दूंगा ताकि फिर ये कभी इंसानों को हड़प ना कर सके। इतना कहकर अमेरिकी फिर शोर मचाने लगा। अंबर ने उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया, फिर इसे डांट पिलाकर समझाया कि अगर उसे अपनी ज़िंदगी अजीज है तो ऐसी हरकत ना करे। अगर फिर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी का जिम्मा नहीं लूँगा। अमेरिकी खामोश हो गया। वहाँ उन्हें कोई आदमखोर ना मिला। दरख्तों पर फल लगे थे, पानी भी मौजूद था। उन्होंने खूब सैर होकर फल खाए, पानी पिया। अमेरिकी बार बार आहे बढ़ रहा था। खुदा ने मुझे सोना देकर क्यों छीन लिया? हाय, मैं अरबपति बनते बनते रह गया। मेरा सारा खजाना समंदर में गर्क हो गया। मैं लुट गया। हाय, मैं बर्बाद हो गया। अमेरिकी रोने लगा, सिसकियां बढ़ बढ़ कर रोने लगा। अंबर ने उसे बहुत समझाया, बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। रात आधी गुजर रही थी। आखिर अमेरिकी सो गया। अंबर भी काफ़ी थका हुआ था। उसे भी नींद आ गई और वो नींद की दुनिया में गुम हो गया। खुदा जाने वो कितनी देर सोया होगा कि शायद किसी के गिरने से उसकी आंख खुल गई, किसी शय के गिरने से। उसने देखा एक दरख्त पर से नारियल उसके सराहने जमीन पर गिरा था और टूट गया था। उसने उठकर नारियल की तरफ हाथ बढ़ाया तो देखा अमेरिकी वहां नहीं है। अंबर परेशान हो गया। सोचा वो जरूर पागल हो गया होगा, उठकर इधर उधर भाग गया होगा या किसी आदमखोर के हत्थे चढ़ गया होगा। जमीन पर पाँव के निशान नजर आए। 2 आदमियों के पाँव के निशान थे। यकीनन अमेरिकी को कोई शख्स उठाकर ले गया है। अकेला आदमी से उठाकर नहीं ले जा सकता। जरूर इसने अमेरिकी को बेहोश किया होगा। अंबर पाँव के निशान के साथ चल पड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता से उसने ढोल बजने की आवाज़ सुनना शुरू की। अंबर के कान खड़े हो गए। वो इन आवाज़ों की तरफ बढ़ा। दरख्तों में से गुजरकर जब वो एक टेले के दामन पर पहुंचा तो क्या देखता है, वहाँ कितने आदमखोर वैशी आग के गिर्द नाच रहे हैं। उनके तेल से चिपड़े हुए बदन आग के शोलों में चमक रहे थे। एकाएक उसकी नज़र आग के ऊपर गई और इसकी रूह कांप उठी। आग के शोलों के ऊपर अमेरिकी कप्तान का सर काट कर लटका दिया गया था। साथ ही उसका बाकी दर भी लटक रहा था और शोले उसे भून रहे थे। अंबर का खून खोल उठा। इन जालिम संगदिल आदमखोरों ने एक बेगुनाह इंसान को कत्ल कर दिया था और अब उसकी लाश और कटे हुए सर को आग पर भूनकर खाने की तैयारियां कर रहे थे। अंबर ने फैसला किया कि इन लोगों को ऐसा सबक सिखाएगा कि ये सारी उम्र याद रखेंगे। अब अंबर ने आग की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। चिड़ियाँ चुग गई खेत थी। अमेरिकी बेचारा मर चुका था। उसकी ज़िंदगी वापस नहीं लाई जा सकती थी। जब अंबर काफ़ी करीब पहुंचा तो अचानक एक वैशी आदमखोर की नज़र अंबर पर पड़ गई। उसने कुल्हाड़ी फिजा में बुलंद करके जोर से चीख मारी। अपनी जुबान में कहा कि इंसानी शिकार। सारे आदमखोरों ने घूम कर अंबर को देखा। उन्होंने नाचना बंद कर दिया। अंबर बड़ी बहादुरी से उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। ढोल बंद हो गए। आदमखोरों ने तीर चढ़ा लिए, कुल्हाड़ियाँ उठा ली और अपने सरदार के इशारे का इंतजार करने लगे। अंबर बड़े इत्मीनान से आगे चला आ रहा था। अचानक सरदार ने हाथ बुलंद कर चीख मारकर कहा, शिकार का सर काट दो। ये हुक्म सुनते ही 4 आदमखोर कुल्हाड़े लेकर अंबर की तरफ भागे। उन्होंने चारों कुल्हाड़े ताक कर निशाना बांधकर अंबर की गर्दन पर फेंके। इन लोगों के निशाने बड़े गजब के थे। चारों कुल्हाड़े अंबर की गर्दन पर आकर लगे और उछट कर झुंझलाते हुए जमीन पर गिर पड़े। सरदार ने समझा शायद इन लोगों के निशाने खता गए हैं। उसने चिल्लाकर कहा, शिकार को तीरों से छलनी कर दो। अब 10-15 आदमखोरों ने कुमानों में तीर जोड़कर एक साथ अंबर के सीने का निशाना बांधकर चला दिए। तीर गोली की तरह से अंबर के सीने में आकर लगे और लगते ही टकराकर नीचे गिर पड़े। सरदार ने दूसरी बार हमले का हुक्म दिया। 15 दूसरे आदमखोरों ने तीर चलाए। उनके तीर भी अंबर के सीने से टकराकर नीचे जमीन पर गिर पड़े। अब तो वो बड़े हैरान और परेशान होने लगे कि आखिर ये आदमी लोहे का बना है या पत्थर का। अंबर अब करीब पहुंच चुका था। उसने एक नज़र अमेरिकी की लाश को देखा जो शोलों की वजह से जल रही थी और हवा में गोश्त के जलने की बदबू फैली थी। अंबर को सारे आदमखोर दहशत के मारे देख रहे थे और अपने सरदार के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। कश्ती और तूफान। सरदार भी कुछ सहम गया, मगर वो एक वैशी आदमखोर था। उसने कुल्हाड़ा लिया और खुद अंबर पर हमला करने लगा। उसकी तरफ बढ़ा। अंबर ने उसे हमला करने दिया। सरदार ने कुल्हाड़ा दोनों हाथों में थामकर पूरी ताकत से अंबर के सर पर दे मारा। अंबर का सर 2 टुकड़े हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि कुल्हाड़ा टूटकर 2 टुकड़े हो गया। सरदार खौफ के मारे पीछे हट गया। अब अंबर की बारी थी। उसने जुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। उसने ज़मीन पर से एक कंकड़ उठाई और इसे हाथ में लेकर हाथ को घुमाया और पूरी ताकत से एक आदमखोर के सर पर दे मारी। कंकड़ गोली की तरह से आदमखोर के सर पर लगी और इसका सर पाश पाश होकर उड़ गया। दूसरे लोगों ने अपने साथी को हलाक होकर गिरते देखा तो अंबर पर हमला कर दिया। अंबर पर कुल्हाड़ियाँ, पर्चियाँ और तीर चल रहे थे, मगर उसका बाल तक भी का नहीं हो रहा था। उल्टा अंबर के हाथों एक एक कर वैशी मरते जा रहे थे। जब 15-20 आदमखोर को अंबर ने उठाकर जमीन पर मारते हुए हलाक कर डाला तो सरदार ने दोनों हाथ खड़े करके कहा, रुक जाओ।
बाकी के आदमखोर पीछे हट गए। अब अंबर ने सरदार की तरफ देखते हुए कहा, तुमने अब तक कितने आदमियों को मारकर खाया है? सरदार का दिमाग चकरा गया क्योंकि अंबर उनकी जंगली जुबान में उनसे बातें कर रहा था। उसने घबराकर अंबर को देखा, बोला, तुम हमारी जुबान कैसे जानते हो? अंबर ने आगे बढ़कर सरदार के गले में पड़ा हुआ इंसानियों हड्डियों का हार नोचा और इसे तोड़कर नीचे फेंक दिया और सारे वैशी आदमखोर दहशत से पुकार उठे, इन शमाम! उन्होंने दीवानों की तरह से अंबर पर एक बार फिर हमला कर दिया। अब अंबर के हाथ में भी एक कुल्हाड़ा आ गया था। उसने ऐसा कुल्हाड़ा चलाया कि जो कुछ सामने आता कट कर गिर जाता। देखते देखते 20-25 आदमखोरों की लाशें गिर गईं। सरदार ने आगे बढ़कर अंबर के सामने हाथ जोड़ दिए, माफ़ी मांगता हूँ देवता, तुम देवता हो। अंबर ने कहा, मैं देवता नहीं मगर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसने ऐसा हाथ कुल्हाड़े का मारा कि सरदार की गर्दन तन से जुदा होकर जमीन पर गिर पड़ी। अंबर ने उसे आग में फेंक दिया। बाकी आदमखोर आगे बढ़े कि अंबर पर हमला करें, मगर अंबर ने तीर चला दिया और एक आदमखोर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। बाकी आदमखोर ये हालत देखकर चीखते चलाते वहां से भाग गए। अंबर अब वहां अकेला रह गया तो उसने बड़ी मुश्किल से महर की कप्तान का दर उतार कर उसे जमीन में दफन किया और फिर एक दरख्त से टेक लगाकर आराम करने की गर्ज से बैठ गया। बाकी रात भी गुजर गई। अब जजीरे पर सुबह की रोशनी हो गई। अंबर उठा और साले समंदर की तरफ चला। एक जगह से गुजरते हुए उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो रुक गया, कान लगाकर सुनने लगा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मालूम हुआ कि आवाज़ एक टेले की जानिब से आ रही है। अंबर टेले की तरफ गया। यहाँ एक पत्थर के नीचे से आवाज़ आ रही थी। अंबर ने पत्थर को जोर से लगाया तो वो एक तरफ खिसक गया। इसके पीछे एक तंग सा रास्ता था। औरत की रोने की आवाज़ उसी से आ रही थी। इसके साथ ही अब किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। शायद औरत को अजियत पहुंचा रहा था या फिर किसी शहर से उसे तंग रास्ते से गुजारता हुआ आगे ले जा रहा था। जब ये आगे घुमा तो सामने देखा कि एक बदकिस्मती से औरत को एक आदमखोर वैशी ने जमीन पर लटाया हुआ है और इसे जहाज समंदर में कोड़े से मार रहा है। अच्छा, वैशी ने जमीन पर उसे लटाया हुआ है, इसे कोड़े से मार रहा है। अंबर ने पीछे से छलांग लगाकर उसकी जिंदगी बचा ली। आदमखोर ने खंजर निकालकर अंबर के पहलू पर हमला किया। अब वो बदनसीब कहाँ जाने कि अंबर को मारना मुमकिन ही नहीं था। 2-4 आखिरी सांसें ले लो बदनसीब वैशी। वैशी ने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? अंबर ने कहा, तुम्हारा बाप, बल्कि तुम्हारे बाप का भी बाप। फिर उसने एक ऐसा मुक्का वैशी के सर पर मारा कि वो उसका सर चट्टान का टकरा कर गिर पड़ा और इसका सर बदन में डांस किया और वो बिना आवाज़ किए बगैर अगली दुनिया में चला गया। अंबर ने औरत को ज़मीन पर से उठाकर बैठाया और इसे कपड़ा देकर कहा, तुम यहाँ पर किस तरह से आ गई बहन? इसने फिर अंबर को अपने बारे में सारा कुछ बताया। वो एक जवान औरत थी। वो इसे कोई देवता समझने लगी थी। उसने कहा, मैं मुल्क बंगाल की रहने वाली हूँ। अंबर ने पूछा, इन आदमखोरों की हत्या कैसे चल गई? वो बोली, मेरा नाम सुंदरी है। मैं अपने बाप की मौत की खबर सुनकर जजीरा संग दलेप आई थी। मेरा खामद भी मेरा साथ था। मेरा बाप मर गया तो खामद किसी ज़रूरी काम की वजह से पहले जहाज़ में बंगाल चला गया और मैं बाप का क्रियाक्रम करने और दूसरी रस्में पूरी करने के बाद वापस जाना चाहती थी। बस मेरे रिश्तेदारों ने मुझे जहाज़ में सवार करवा दिया और जहाज़ बंगाल की तरफ चल पड़ा। मगर हमारी बदकिस्मती के रास्ते में ज़बरदस्त तूफान आ गया और जहाज़ समंदर से निकली हुई एक चट्टान से टकराकर पाश पाश हो गया। सारे मुसाफिर डूब गए और मेरी ज़िंदगी अभी बाकी थी। मैं एक तख्ते पर सवार हो गई और समंदर में अकेले सफ़र करने लगी। आखिर वो तख्ता एक रोज़ मुझे इस जजीरे पर ले आया। यहाँ मुझे इन आदमखोरों ने पकड़ लिया और इस कार में बंद कर दिया। ये लोग मुझे मजबूर करते थे। मैं सरदार के साथ शादी कालों में इनकार करती थी। आखिर उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और आज शायद ये आदमखोर मेरी जान ही निकाल देता कि अचानक तुमने आकर, ऐ देवता, मेरी जान बचा ली। अंबर ने कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। सुंदरी बोली, लेकिन मेरे देवता, ये जजीरा आदमखोरों से बड़ा पड़ा है। बड़े जालिम लोग हैं, इंसान के सर को भून कर खाते हैं। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, इस वक्त सरदार का अपना सर आग में भून रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने सरदार का सर काट कर आग में फेंक दिया है और बाकी आदमखोर आधे से ज़्यादा तो हलाक हो गए हैं, बाकी भागे हैं। ये कैसे हो गया? जैसे हुआ करता है। और मेरे पास जो ताकत है इसको तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। ए अजीम देवता, मैं किस जुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? अंबर ने कहा, बहन सुंदरी, बात तो यह है कि तुम मुझे अजीम देवता मत कहो। मैं देवता नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ।
हाँ, मुझ में और तुझ में कुछ फ़र्क है कि मुझ पर अभी मौत हराम कर दी गई है और मैं अभी मर नहीं सकता। मुझे बेपनाह ताकत बाँट दी गई है। दूसरी बात यह कि मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। खुदा को तुम्हारी ज़िंदगी मंजूर थी, इसलिए मेरा बस बहाना बना यहाँ आने का। सुंदरी की आंखों में शुक्रिया के आंसू थे। उसके जिस्म में 2-3 जगहों से खून रस रहा था। अम्बर ने उसे सहारा देकर उठाया और घर से बाहर ले आया। यहाँ उसे एक जगह दरख्त से टेक लगाकर बिठा दिया और फिर उसके लिए जंगल में जड़ी बूटियाँ तलाश करने निकल गया। जड़ी बूटियां लाकर उसने सुंदरी के जख्मों पर लगा दिए, कपड़े से बांध दिया। सुंदरी को आराम महसूस होने लगा। इन बूटियों में बड़ी तासीर थी। अम्बर अब कोई ऐसी जगह बनाना चाहता था जहां वो सुंदरी को महफूज रख सके। वो एक और जिम्मेदारी इस पर पड़ गई थी, मगर वो घबराया नहीं था। इसे इंसानों की मदद करके उनके काम आकर हमेशा खुशी महसूस होती थी। उसने बहुत सोचा, लेकिन गार से बेहतर और महफूज जगह और कोई नहीं थी। बस सुंदरी को कुछ देर धूप और खुली हवा में रखने के बाद उसे लेकर गार के अंदर आ गया। यहाँ उसने एक जगह घास वगैरह बिछाकर नरम बिस्तर बना दिया, जिस पर सुंदरी आराम करने लगी। शाम को अम्बर जंगल से फल तोड़ कर ले आया। आदमखोरों की झोंपड़ी में वो एक मिट्टी का मटका पानी से भरकर और 2 मिट्टी के प्याले ले आया था। सुंदरी को इसने जंगली फल खिलाकर पानी पिलाया और सुला दिया। रात को अम्बर घर के बाहर आकर पहरा देता रहा। काफी देर पहरा देने के बाद उसे नींद आ गई और वो सो गया। अचानक एक आहट हुई और उसकी आंख खुल गई। क्या देखता है, एक आदमखोर वैशी कुल्हाड़ा ताने इसके सर पर खड़ा है। बड़ा नासमझ था, मौत के मुंह में अपने आप आ गया था। लेकिन वैशी था, उसे क्या खबर थी कि वो मौत के मुंह में जा रहा है। सोचा था कुल्हाड़े से अम्बर को हिला कर औरत को भगा ले जाएगा और अम्बर की लाश को भूनकर मजे से खा जाएगा। अम्बर ने चांद की हल्की हल्की रोशनी में वैशी को देखा तो मुस्कुरा कर उसकी जुबान में कहा, तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। आखिरी 2-4 सांस आराम से ले लो, मौत तुम्हें मेरे पास ले आई है। इसी स्नाह में वैशी ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ा अम्बर के सर पर दे मारा। आकर वही हुआ जो होता आया था। कुल्हाड़ा अम्बर के सर से टकराकर यूं टूटकर गिरा जैसे किसी सख्त चट्टान से टकराया है। वैशी की आंखें फटी की फटी रह गई। अम्बर ने टांग उड़ाकर वैशी आदमखोर को नीचे गिरा दिया और इसने एक बार फिर हमला किया और खंजर अम्बर के सीने पर मारा। खंजर का भी वही असर हुआ जो कुल्हाड़े का हुआ था, लेकिन खंजर से वैशी का अपना हाथ शदीद जख्मी हो गया। 4 उंगलियां भी कट गई क्योंकि अम्बर के सीने से लगकर खंजर मुड़ गया था। वैशी के हाथ कट गया था। अम्बर इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, चुनाचे उसने वैशी का गला अपने मजबूत हाथों के शिकंजे में जकड़ लिया और थोड़ी देर बाद वैशी आदमखोर मुर्दा होकर उसके हाथों से नीचे गिर पड़ा। अम्बर ने उसकी लाश पड़े एक गड्ढे में फेंक दी। इसके बाद वो फिर सो ना सका। उसे डर था कि कहीं उसे सोता पाकर दूसरे वैशी गाड़ में घुस ना जाए और सुंदरी को हलाक करने में कामयाब ना हो जाए। बस बाकी रात वो पहरा देता रहा। सुबह सुंदरी उठी तो अम्बर ने उसे सारी कहानी सुनाई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी तक जजीरे पर कोई आदमखोर बाकी है। अम्बर ने कहा, आओ मैं तुम्हें इसकी लाश दिखाता हूँ। सुंदरी ने आदमखोर की लाश देखी तो बोली, भगवान झूठ ना बुलवाए, अभी इस जजीरे पर कई आदमखोर बाकी हैं। अम्बर ने उसे तसल्ली दी, फिक्र ना करो, जब तक खुदा ने तुम्हारी जिंदगी लिखी है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई आदमखोर कुछ नहीं कह सकता। सुंदरी बोली, ये तो ठीक है, मगर इसके बावजूद हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना चाहिए। अम्बर ने सोचा सुंदरी ठीक कह रही है। इस जजीरे पर रहना इसलिए भी खतरनाक था कि सुंदरी बेचारी औरत है और इसे जंगल से आया हुआ किसी भी वैशी आदमखोर हड़प कर सकता है। करीब से हमला करने वाले दुश्मन के वार से तो अम्बर बचा सकता था उसे, लेकिन अंधेरे से आया हुआ जहरीला तीर सुंदरी को जरूर हलाक कर सकता था। इसलिए अब वहाँ से निकल जाना बहुत ज़रूरी था। सवाल यह था कि वहाँ से क्यों कर निकला जाए। जजीरे पर सिवाय आदमखोरों की 10-12 कश्तियों के और कुछ ना था। ये कश्तियाँ छोटी और लबूतरी थीं और समंदर में सफ़र के लिए नहीं बल्कि मछलियाँ वगैरह पकड़ने के लिए तैयार की जाती थीं। क्या इस कश्ती पर सुंदरी को ले जाने का खतरा मोल लिया जा सकता था? समंदर खौफनाक था, इसमें तूफान भी आ सकते थे। क्या ये छोटी सी कश्ती समुद्री तूफानों का मुकाबला कर सकती थी? बंगाल का जादूगर। काफ़ी सोच विचार के बाद अम्बर ने सुंदरी से कहा, बहन, इस आदमखोरों के जजीरे से निकलने का एक ही रास्ता है कि हम इनकी एक कश्ती पर सवार हो जाएं। खुदा का नाम लेकर समुद्र में अपना सफ़र शुरू करें। सुंदरी ने कहा, लेकिन इन कश्ती में हम समुद्र में सफ़र कर सकेंगे? कश्ती तो छोटी सी है, क्या ये समुद्री लहरों का मुकाबला कर सकेगी? और फिर इसमें तो खाने पीने का सामान भी बहुत हो रहा है। यही सोचकर मैं खामोश था। बहरहाल हमें कुछ न कुछ तो ज़रूर करना होगा ताकि इस जजीरे से जितनी जल्दी हो सके निकल सके। चलो मेरे साथ, यहाँ रहना मेरे लिए ख़तरनाक है। सुंदरी ने कहा, ये लोग मुझे हलाक करने की पूरी कोशिश करेंगे। अम्बर गहरी सोच में डूब गया और सर उठाकर बोला, इसका एक ही तरीका है। वो क्या? वो ये कि एक नई कश्ती बनाई जाए। नई कश्ती? हाँ, एक बड़ी कश्ती जिसमें सवार होकर हम समुद्री तूफानों का मुकाबला करते अपनी मंजिल यानी बंगाल पहुंच सकें। क्या तुमने कभी बागबानी कश्ती बनाई है? सुंदरी ने पूछा। अम्बर ने कहा, हाँ, 2-1 बार ऐसी कश्ती पहले भी बना चुका हूँ। तो फिर शुरू कर दो बनानी, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। बेहतर है।
अंबर ने आदमखोरों की झोपड़ियों में जाकर एक कुल्हाड़ा लिया और दरख्त काटना शुरू कर दिया। साथ ही वो दरख्त काटता, शाम को आराम करता, रात को सुंदरी को गाड़ के अंदर सुलाकर खुद बाहर पैड़ा देता। एक हफ्ते के बाद उसने दरख्तों के बड़े बड़े तख्ते बना लिए, लकड़ी की मेखें ठोंक कर कश्ती का पैंदा तैयार कर लिया। ये काफ़ी बड़ी कश्ती थी और इसकी एक निचली मंजिल भी थी जिसमें बारिश और समुद्री तूफान में पनाह ली जा सकती थी। 1 महीना गुजर गया। इस दौरान में 2 आदमखोरों ने सुंदरी पर हमला किया और कश्ती को आग लगा दी। आदमखोरों ने कोशिश तो बहुत की मगर दोनों बार आदमखोर हलाक कर दिए गए। अब सुंदरी ने भी तीर कमान चलाना सीख लिया था। महीने के बाद कश्ती बनकर तैयार हो गई। इसके साथ ही नारियल की छाल से तैयार किए गए बादबान लगा दिए गए। सुंदरी तो कश्ती देखकर बड़ी हैरान हुई। अंबर भैया, तुमने तो कमाल कर दिखाया, ऐसे लगता है जैसे किसी कारखाने से ये कश्ती तैयार होकर आई है। अंबर हंसा, इंसान चील लगाकर अगर मेहनत से काम करे तो कामयाबी उसके कदम चूमती है। अब कश्ती तैयार है अच्छी बहन, आज की रात हम इसे पानी के मटके और फल वगैरह से हीरा खा लेते हैं और सुबह सुबह मुंह अंधेरे अपने सफ़र पर रवाना होंगे। सुंदरी ने पूछा, अंबर भैया क्या तुम्हें समुद्री रास्तों का इल्म है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम समुद्र में भटक जाएंगे? अंबर ने कहा, ऐसी नौबत नहीं आएगी बहन, मेरी सारी ज़िंदगी समुद्रों में सफ़र करते गुजरी है, हज़ारों साल से समुद्र में सफ़र कर रहा हूँ। सुंदरी ने चौंक कर क्या क्या कहा, हज़ारों साल से? अंबर को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ, ये इसने क्या कह दिया। सुंदरी को ये तो बताना ही नहीं कि वो हज़ारों बरस से जिंदा चला रहा है। झट बात टालकर बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, मतलब ये था कि मुझे समुद्री सफ़र का बड़ा तजुर्बा है और मैं समंदर के रास्तों से खूब वाकिफ़ हूँ। फिर मैं अभी जिस जहाज़ पर सफ़र कर रहा था वो एक जदीद जापानी जंगी जहाज़ था। इसके नक्शे से मुझे मालूम हो चुका है कि हम जनूबी समंदरों में हैं और यहाँ से जनूब मशरक़ की जानिब बंगाल है और जनूब मगरिब की जानिब अफ्रीका है। इस जहाज से हम 10-12 रोज़ के अंदर अंदर बंगाल के समंदर में पहुंच जाएंगे। हाँ, अगर रास्ते में तूफान ना आया, किसी जहाज़ ने हमें गिरफ्तार ना किया, बम का निशाना ना लगाया तो। सुंदरी डर गई। उसे अब ख्याल आया कि दूसरी जंग अजीम जोरों पर थी। खास तौर पर जनूबी गर्म समंदरों में तो 5 जापानियों ने तबाही मचा रखी थी। फिर क्या होगा अगर रास्ते में हमें जापानियों ने पकड़ लिया? तो क्या हम सारी जिंदगी अपने घर ना पहुंच सकेंगे? अंबर ने उसे हौसला देते हुए कहा, प्यारी बहन, इंसान को ज़्यादा अंदेशे नहीं करने चाहिए, ज़्यादा वहम और फिक्र वसवसे में नहीं पड़ना चाहिए। बस अल्लाह का नाम लेकर हिम्मत से काम लेते हुए काम शुरू कर देना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि हमें कोई भी जापानी जहाज़ ना मिले और कोई अमेरिकी जहाज़ ना मिले जो हमें अपने जहाज़ पर सवार कर ले। अमेरिकी जहाज़ भी तो हो सकता है और बड़ी हिफाजत से बंगाल पहुंचा दे। हाँ, ये भी हो सकता है। बस फिर तैयारी कर लो, हम आज ही सुबह मुंह अंधेरे इस जजीरे से निकलेंगे, जैसे तुम्हारी मर्जी। सारी रात अंबर ने कश्ती में पानी से भरे हुए मटके, मछली के अचार के मर्तबान और फलों से बड़ी हुई टोकरियां रखने में गुजार दी। वो बहुत थक गया था। मुंह अंधेरे काम खत्म हुआ तो अंबर ने महसूस किया कि बड़ी अच्छी हवा चलने लगी है। बस उसने बादबान खोल दी और कश्ती का लंगर उठा दिया। कश्ती समंदर में फैल गई और हवा के जोर से उसने आहिस्ता आहिस्ता समंदर में जुनूब की तरफ सफर शुरू कर दिया। जजीरे पर अभी अंधेरा था, सिर्फ आसमान पर हल्की सुबह की रोशनी फैली थी। जजीरा दूर होता चला गया। अंबर ने इस जजीरे को देखते हुए अमेरिकी कप्तान को याद किया। इसकी दौलत की हिरस ने पागल कर दिया था और आखिर इसी पागलपन ने उसकी जान ले ली। इंसान को दौलत से इतना प्यार नहीं करना चाहिए। दौलत का प्यार आखिरकार इंसान को एक न एक दिन मौत के घाट उतार देता है। अंबर भैया, क्या कश्ती इसी रफ्तार से चलती रहेगी? सुंदरी के सवाल पर अंबर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है बहन, जब हवा तेज होगी तो कश्ती की रफ्तार तेज हो जाएगी। हवा कब तेज होगी? अंबर ने कहा, खुले समंदर में जाकर हवा तेज हो जाएगी और अगर तूफान आ गया तो हवा तेज हो जाएगी, हमें बादबान उठाने पड़ेंगे। सुंदरी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, खुदा तूफान से बचाए। हाँ, हमें यही दुआ करनी चाहिए क्योंकि समुद्री तूफान मैंने देखे हैं, मैं इन तूफानों से गुजर चुका हूँ। कश्ती बड़े सुकून के साथ समंदर में सफ़र करती रही। जजीरा अब नज़रों से गायब था। समंदर की लहरें बड़ी पुरसुकून थी। 4 दिन इनको समंदर में सफ़र करते गुजर गए। वो फल खाते, मछली खाते, पानी पीकर रात को सो जाते। सुबह उठकर सुंदरी झाड़ू देकर सारी कश्ती की सफाई करती। अंबर बादबानों की देखभाल करता। कहीं कोई खराबी तो पैदा नहीं हो रही, हर शय अपनी जगह पर ठीक थी। एक रोज सुबह के वक्त उनके सरों के ऊपर से कुछ हवाई जहाज गुजर गए। अंबर ने गौर से देखा, ये जहाज जरूर अमेरिकी हैं जो जापानी जजीरों पर बमबारी करने वापस जा रहे हैं। सुंदरी ने कहा, तुमने कैसे अंदाजा लगाया? ये जहाज जापान के भी हो सकते हैं। अंबर हंसा, शायद तुमने देखा नहीं कि इन जहाज़ों पर अमेरिकी फजाइया का निशान था। सुंदरी बोली, फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हम इन जजीरों की तरफ जा रहे हैं जिन पर जापानियों का कब्जा है। इस तरह तो हम बड़ी आसानी से जापानियों के कब्जे चल जाएंगे।
तुमने फिर खामखा परेशान होना शुरू कर दिया। जाहिर है कि हम जनूबी समंदर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ जापानियों ने जंग शुरू कर रखी है। अगर हम इसी तरह से यूरोप की तरफ जाते तो हमें जर्मनों से खतरा था। इसके बावजूद ऐसा हो सकता है कि हम तमाम खतरों से बड़ी आसानी से निकल जाए। खुदा करे ऐसा ही हो, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अंबर और सुंदरी को समंदर में सफ़र करते 12वां रोज़ था। अंबर कुछ फिक्रमंद था कि वजह क्या है, अभी तक इन्हें बंगाल का काला समंदर क्यों नहीं मिला। अगर ये कश्ती समंदर में ठीक रास्ते पर जा रही है तो अब तक इसे बंगाल के काले समंदर में दाखिल हो जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रास्ता भूल गए हैं। ऐसी बात भी हो सकती है क्योंकि अंबर के पास रास्ते की समझ ठीक रखने के लिए कोई आला नहीं था। उसके पास सिर्फ रात को चमकने वाले सितारे ही एक जरिया थे जिनकी मदद से वो रास्ता तलाश कर सकता था। उसने अपनी परेशानी का इजहार सुंदरी से किया। कहीं हम कोई गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। सुंदरी की बात पर अंबर के कान खड़े होकर कई जहाज़ों के साथ ऐसा भी हुआ था कि वो खुले समंदर में पहुंचकर किसी बड़े ग्रुप में फंस गए थे। यानी 100-200 मील के दायरे पर उन्होंने चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। वो ऐसे गर्दाव में फंसे थे। वो ये समझते कि जहाज़ आगे जा रहा है, लेकिन हकीकत में जहाज़ एक बहुत बड़े दायरे में एक ही जगह बार बार घूम रहा होता था। ये बड़ी सोचने की बात है सुंदरी, ऐसा हो सकता है। फिर उसने गौर किया तो महसूस हुआ कि वो एक दायरे में चक्कर नहीं लगा रहे, क्योंकि अगर उनकी कश्ती एक दायरे में चक्कर लगा रही होती तो शाम का सितारा उन्हें कभी एक जगह ना मिलता, बल्कि एक रात मशरिक में नजर आता और दूसरी रात मगरिब में, जबकि अमर को हर रोज शाम का सितारा एक ही मुकाम पर नजर आता था। चुनाचा उसने ये नहीं मालूम किया कि हम किस तरफ जा रहे हैं, आया ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं या सीधे जापान की तरफ। हाय मरगी, खुदा करे कि हम जापान की तरफ जा रहे हों, ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ ना जा रहे हों। बहरहाल हमें हर खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। 13वें रोज पानी का जखीरा था खत्म हो गया था। फल भी गलने सड़ने लगे थे। सिर्फ अचार रह गया था, मगर अचार पर सुंदरी गुजारा नहीं कर सकती थी। अंबर तो बगैर खाए पिए भी जिंदा रह सकता था। उसे सिर्फ सुंदरी की फिक्र थी। उन्होंने बड़े सोच समझ कर खुराक इस्तेमाल की। इसका ख्याल था कि यह खुराक कम अज़ कम महीना 1.5 महीना ज़रूर जाएगी, मगर यह अंदाज़ा गलत निकला। या फिर उन्होंने शुरू में पानी और फल ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए थे। अंबर ने सुंदरी को हिदायत कर दी कि अचार ज़्यादा इस्तेमाल ना करे, मगर पानी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता था। अंबर ने कहा, मुझे यकीन है हमारी कश्ती आज नहीं तो कल किसी न किसी ज़मीन के साहिल से टकरा जाएगी। वहाँ हमें मीठा पानी भी मिलेगा और खाने को रोटी भी। सुबह सुंदरी को प्यास लगी तो उसने समंदर का पानी पी लिया, जिससे उसे तसल्ली होने लगी। अंबर ने उसे अचार खिलाया, जिससे उसकी तबीयत संभल गई। अंबर ने उसे समंदर का पानी पीने से सख्ती से मना किया। दोपहर को समंदर में कश्ती बड़े आराम से जा रही थी कि दूर किसी जहाज का मस्तूल नजर आया। अंबर और सुंदरी परेशान नजरों से जहाज के मस्तूल को तकने लगे। ये जहाज किसका था? दुश्मन का था या दोस्त का? कहीं ये बहरी डाकुओं का जहाज ना हो, क्योंकि इन समंदरों में बहरी डाकू अक्सर घूम फिर कर समंदर बरादर जहाजों को लूट लिया करते थे। जहाज का मस्तूल करीब आया तो अंबर परेशान हो गई। ये बहरी जहाज डाकुओं का था और इसके मस्तूल के साथ बहरी डाकुओं का काला झंडा लहरा रहा था। इस पर खोपड़ी और हड्डियों का निशान था। बहरी डाकुओं ने अंबर और सुंदरी के साथ क्या सलूक किया? अंबर ने बहरी डाकुओं का किस तरह से मुकाबला किया? क्या नाग भी बहरी डाकुओं के जहाज पर था? मारिया कहाँ थी? यह आप इस आइंदा आने वाली किस्त में इंशाल्लाह मुलाहिजा फरमाएंगे, एपिसोड नंबर 77 में। अगर आपको व्यूवर्स ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। ओके, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं इंशाल्लाह कल अगले एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।